हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन 10th क्लास का सेकंड चैप्टर के जो स्मॉल क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है वो करने का प्रयास करेंगे। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैंने कंटिन्यू कर रखी है। कल मैंने आपको लेसन फर्स्ट करवाया था और आज लेसन सेकंड करवा रहा हूँ। ये सारे लेसन मैं आपको इसी प्रकार से एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीय जल नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप वापस से एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो क्रिस्टलीय जल नहीं होता है, किस में नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर, आप बेकिंग सोडा का सूत्र सभी जानते हैं। बेकिंग सोडा के अंदर क्या नहीं होता है? क्रिस्टलीय जल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, क्रिस्टलीय जल का जैसे नीला थोथा का सूत्र आपको सभी को, ये सारे सूत्र आपको याद करने हैं। जैसे CuSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 5H2O, तो ये किसका सूत्र है? ये है नीला थोथा का सूत्र है। अब इसमें देखिए डॉट 5H2O, ये जो 5H2O या फिर डॉट लगाने के बाद जितने भी H2O लिखा जाता है, जैसे धावन सोडा में 10H2O होता है, इस प्रकार से जिप्सम जिप्सम में 2H2O होता है। तो ये जो 2H2O, ये जो पॉइंट के बाद में जितने H2O जल के अणु लगे जाते हैं वो क्रिस्टलीय जल होता है। लेकिन बेकिंग सोडा ऐसा एकमात्र है जिसके अंदर क्रिस्टलीय जल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के उदर में पाया जाने वाला अम्ल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये भी। मनुष्य के पेट के अंदर, मतलब स्टमक के अंदर पाए जाने वाला, कुल मिला के आपको ये बताना कि ये इस प्रकार से मनुष्य का आकार, जे आकार का जो आमाशय होता है, उस जे आकार के आमाशय में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो आपको सभी को ध्यान रखना है HCl। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो यहाँ पर जो भी खाना आता है, खाना खाने के बाद में जो भी खाना यहाँ पे आता है वो 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। और उसके ऊपर ये HCl का एंजाइम का छिड़काव किया जाता है, जिससे बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव और जो भी भोजन में जो अपन ने पदार्थ वगैरह खाए हैं उसको तोड़ने का, विघटन करने का काम करता है। इसकी पीएच लगभग 1.2 के आसपास होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आसूत जल की पीएच होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पीएच स्केल के बारे में आपको ध्यान चाहिए। पीएच स्केल की खोज आपको ध्यान रखना है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच स्केल स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है और 14 नंबर तक ये होता है, 0 से लेकर 14 नंबर तक। और 7 नंबर पे इस पे उदासीन होता है, 7 नंबर पे ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और 7 से कम की तरफ जाने पर ये अम्लीयता बढ़ती रहती है, एसिडिटी इसकी बढ़ती रहती है। और 7 से ज़्यादा की तरफ जाने पर, 14 तक जाने तक, इसमें क्षारीयता, बेस का जो इसका मैटर है वो बढ़ता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आसूत जल कैसा होता है? जिसकी पीएच एकदम करेक्ट 7 होती है, वो आसूत जल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आसूत जल का पीएच होगा 7। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव रक्त की पीएच होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7.4। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मानव रक्त का पीएच कैसा होगा? हल्का क्षारीय। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव रक्त की पीएच कैसी होती है? हल्की क्षारीय प्रकृति की होती है। थोड़ा मतलब नॉर्मली ये बेस लेवल शो करती है, लेकिन लाइट बेस शो करती है, मतलब हल्का क्षारीय लेवल शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन क्षार नहीं है? इसमें से कौन बेस नहीं है, क्षारीय पदार्थ नहीं है? तो आपको क्षार और अम्ल छांटने तो आते होंगे मेरे हिसाब से। अगर नहीं आते तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ जिससे आप अम्ल और क्षार के अंदर अंतर कर सकते हैं। तो एक सूत्र याद रखिएगा, अनील। ये सूत्र आप याद रख सकते हैं, इससे आप क्षार और अम्ल की अम्लीयता के बारे में ज्ञान कर सकते हैं। जैसे ऐसे हो गया अम्ल। अम्ल अम्ल में अगर जैसे नीला लिटमस पत्र लेंगे, लिटमस पेपर से अपन टेस्ट कर सकते हैं क्षार है या अम्ल है। तो नीले लिटमस को अगर वो लाल बना देगा, नीले लिटमस को कैसा बना देगा? लाल। तो वो पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय। और अगर लाल लिटमस पत्र को नीला बना देगा तो वो कैसा हो जाएगा? क्षार। तो इस सूत्र से आप एक याद रख सकते हैं, अम्ल के बारे में याद रख सकते हैं, तो आपको क्षार अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो निम्न में से कौन क्षार नहीं है? तो आप बताइए इसमें से कौन क्षारीय पदार्थ नहीं है? देखो OH वाला, OH वाला, OH वाला और यहाँ पे भी OH, सारे के सारे OH हैं। तो आपको बेसिकली तो यही पता होता है कि जिसके पीछे OH होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ये OH का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोक्साइड आयन। तो वो बेसिकली क्षार होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये एथिल एल्कोहल है। 2 कार्बन को बोलते हैं एथिल। तो ये एथिल एल्कोहल है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। बाकी ये देखो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे कैसे हैं? क्षारीय प्रकृति के। ये एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय प्रकृति का है इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन सा क्षार नहीं है? C2H5OH, ये है एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्राकृतिक रंजक का उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड चैप्टर में आपके आता है। प्राकृतिक रंजक मतलब जो नेचर ने अपने को कलर दिए हैं वो कौन से है इसमें से? तो इसका सही आंसर होगा लिटमस विलियन। लिटमस का जो विलियन है उसमें अपने को
प्राकृतिक रंजक के आधार पर उसको यूज़ कर सकते हैं और कलर को डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्षारीय है या अम्लीय। बाकी फिनोफ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, लौंग का तेल, ये सभी के सभी अपने खुद अपन मनुष्यों के द्वारा आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, इस वजह से ये प्राकृतिक नहीं है। बाकी लिटमस विलियन है, जो लिटमस पेपर है वो थैलोफाइट समूह के पादप से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होता है ये भी आपको याद रखना है, थैलोफाइटा समूह के पादप से प्राप्त होता है और ये प्राकृतिक रंजक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गंधीय सूचक का उदाहरण है। स्मेल, गंध मतलब स्मेल वाले सूचक का उदाहरण है। लिटमस विलियन, मेथिल ऑरेंज, वेनिला या लाल पत्ता गोभी। तो इसका सही आंसर होगा वेनिला। वेनिला की आइसक्रीम वगैरह आप खाते होंगे तो आपको ये पता होगा कि इसमें अलग फ्लेवर होता है और फ्लेवर स्मेल की वजह से होता है वो। तो वो वनीला क्या है, गंधीय सूचक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दुर्बल अम्ल है, मतलब अम्ल तो है, एसिडिटी तो है, लेकिन वो कैसा है, दुर्बल है, मतलब प्रबल अम्ल नहीं है। प्रबल अम्ल होता तो देखिए आपको पीएच स्केल मैंने भी आपको बताया था, ये 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 14 नंबर तक होता है। जैसे जैसे इस साइड में जाएंगे तो एसिड की मात्रा मतलब अम्लीयता की मात्रा बढ़ेगी, मतलब 1, 2 इस नंबर के आसपास होगा तो वो कैसा होगा, ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। और यहाँ इसके आसपास में कोई वैल्यू होगी 6.5, 6.7, तो वो होगा दुर्बल अम्ल। वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। तो इसमें से आपको बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो इसका सीधे ही आप याद कर लीजिएगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये कौन सा है, ये एसिटिक अम्ल का उदाहरण है, ये दुर्बल अम्ल है। आप सीधे इसको सीधा इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दुर्बल क्षार है, जैसे अभी अपन ने दुर्बल अम्ल पढ़ा था वैसे दुर्बल क्षार कौन सा है, तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाने पर गैस मुक्त होती है। ये आपको सभी को आना चाहिए कि धातु की जब क्रिया करवाई जाती है तो धातु की क्रिया अम्ल से करवाई जाती है, एसिड से करवाई जाती है, तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं। जैसे अभी देखते हैं, जैसे NaOH, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में अपन ने लगा दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाएंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, देखो तो बनेगा NaCl, ये बन गया लवण। तो ये यही पूछ रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार, ये है NH4OH, ये तो है क्षार, ये HCl हो गया, ये हो गया अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया होने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, NaCl, साथ में जल का अणु H2O प्राप्त हो जाएगा। देखिए HOH और ये H, ये दोनों मिलकर तो बनाएंगे H2O और NaCl बन जाएगा लवण। तो लवण व जल प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको, और प्राप्त क्या होता है अपने को, लवण व जल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और आपको एक साथ में इक्वेशन भी याद करने के एग्जाम्पल में ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करवाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अम्ल की अभिक्रिया, एसिड की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ में करवाने पे, जैसे Na2CO3 धातु कार्बोनेट और एसिड कोई भी साथ में एसिड HCl वगैरह कोई भी एसिड ले सकते हैं, तो कौन सी गैस मुक्त होगी, CO2 गैस मुक्त होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूने के विलयन में लंबे समय तक CO2 गैस प्रवाहित करने पर निर्माण होता है, किस चीज का निर्माण होता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो कल मैंने आपको चूने का सूत्र बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये है बिना बुझा हुआ चूना, और इसमें जब पानी मिला देता है तो CaOH2, ये बन जाता है बुझा हुआ चूना। इसमें लंबे टाइम तक CO2 गैस प्रवाहित करने पर तो एक तो इसका जो पानी होगा वो दूधिया कलर का हो जाएगा, और क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं ली है तो वो भी जाके जरूर लीजिएगा। मैं चैप्टर वाइज, कल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का MCQs करवाए हैं और आज मैं सेकंड चैप्टर के आपको MCQs करवा रहा हूँ। ऐसे ही आप अपन आगे आने वाली सीरीज में थर्ड फोर्थ ऐसे क्वेश्चंस, थर्ड फोर्थ चैप्टर के भी क्वेश्चंस MCQs करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूने के विलयन ये हो चुका है। नेक्स्ट है अपने पास, ग्लूकोज व एल्कोहल के विलयन विद्युत के होते हैं, कैसे होते हैं, सुचालक, कुचालक, उदासीन, किस प्रकार के होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुचालक होते हैं ग्लूकोज और एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप सीधा डायरेक्ट याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो ग्लूकोज व एल्कोहल के विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं, इन विलयन के अंदर से विद्युत का चालन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल व क्षार जलीय विलयन में त्याग करते हैं। अम्ल और क्षार का जब जलीय विलयन में रहता है, जैसे इस प्रकार से ये बीकर है, इसमें अपन ने HCl डाल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्ल है। तो अब ये इस और साथ में इसमें जल डाल रखा है, तो ये इस जलीय विलयन में क्या करेगा,
तो ये आपको बताना है। तो ये क्या करेगा, H प्लस व OH माइनस आयन में टूट जाएगा। ये तो देखो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड हाइड्रोनियम आयन देगा। और इसी प्रकार से जब अपन NaOH का विलयन डाल देंगे, NaOH का विलयन तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। इस प्रकार से अपने को पता चलता है H प्लस व OH माइनस आयनों में विभक्त हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। कुल मिला के आपको सिर्फ यही समझना है, अम्ल व क्षार का जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो वो आयनों में टूट जाता है। अम्ल तो H प्लस आयन देता है और क्षार OH माइनस आयन देता है। इस प्रकार से वह जलीय विलयन आयनों में विभक्त हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी आधार पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। तो अम्ल व क्षार का जब जलीय विलयन होता है, इस प्रकार से ये जलीय विलयन बना दिया अपन ने अम्ल व क्षार का, तो HCl H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। तो आप सोचिए प्लस और माइनस है, इसमें आयन है, धनायन और ऋणायन है, तो ये विद्युत का चालन कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अम्ल व क्षार विद्युत जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएच स्केल में पी सूचक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें पी किस चीज का सूचक है, देखिए पुषांश। पीएच स्केल में पी किसका सूचक है, पुषांश का सूचक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पीएच स्केल किसने दिया, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब ये देखिए सभी की पीएच बताई गई है। इसमें देखिए जठर रस का मैंने बताया था 1.2 के आसपास होता है। तो अब देखिए फर्स्ट का फोर्थ किस जगह है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और उसके बाद में देखिए नींबू का रस भी कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, तो 2.2 के आसपास इसका कर देते हैं। तो अब देखिए सेकंड का फर्स्ट इसमें है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए इसका आंसर भी यही है। तो देखिए इस प्रकार से आप ऑप्शन को देखकर भी आंसर कर सकते हैं। अगर आपको एक या दो भी बताओ तो भी आप बता सकते हैं। शुद्ध जल, अब देखिए शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, 7। ये भी अभी आपको बताया। रक्त, अभी अपन ऊपर पढ़ गया, रक्त का पीएच 7.4 दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। नींबू का रस 2.2, जठर रस 1.2। उसके बाद में अपने पास बचा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। तो ये क्या है, प्रबल क्षार है। इसका पीएच देखिए 14 है। तो आप कुछ एग्जांपल्स भी याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे आप पीएच मान याद कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी का पीएच मान पूछा जा सकता है, या फिर दुर्बल क्षार है या प्रबल क्षार है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सारणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय में अम्लीयता के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से मानव शरीर में जे आकार का अपने पास में आमाशय पाया जाता है। ये देखिए जे आकार का, ये क्वेश्चन भी आप बना जा सकता है कि जे आकार का आमाशय पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। इसमें देखिएगा, तो अम्लीयता के उपचार, जब अपने मान लो कुछ लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, उस दौरान क्या है, एसिड तो इसमें से गिरता रहता है, HCl। अभी आपको बता चुका हूँ मैं ऊपर कि अपने आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। ये जो अम्ल है ये यहाँ पे गिरता रहता है। तो ये लंबे टाइम तक गिरता रहता है, तो अपने पेट में एसिडिटी होने लग जाती है। उसके इलाज के लिए, उसके उपचार के लिए अपने को क्या लेना होता है, एंटासिड के रूप में एंटासिड लेना होता है। जैसे इनो वगैरह अपन लेते हैं तो एंटासिड होते हैं। इस प्रकार से इसकी एसिडिटी को कम किया जा सकता है। और फिर भी मान लो अगर आप कुछ लंबे टाइम तक खाना नहीं खा रहे हो, 2-3-4 दिन तक ऐसे कंटिन्यू ये सब चीज़ें चलती रहती है, तो उस दौरान क्या होता है, ये HCl एंजाइम क्या करता है, इस प्रकार से गिरता है इस जगह। तो ये सामने अपने जो झिल्ली होती है आमाशय की, उनके ऊपर गिरता रहता है और वहाँ पे सूक्ष्म छिद्र बना देता है। और फिर जब अपन लंबे टाइम के बाद में खाना खाते हैं, तो जो खाने में जो मिर्ची वगैरह नमक वगैरह होता है वो जाकर के इन छिद्रों पर लगता है। उसको बोलते हैं अल्सर, पेट का अल्सर बोलते हैं। फिर उसके लिए दवाइयाँ वगैरह इलाज से करवाई जा सकती है। नॉर्मली अपनी जो एसिडिटी होती है उसके लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेटल के कीट चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि नेटल के कीट में और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमली तथा टमाटर में क्रमशः अम्ल पाए जाते हैं। ये सीधे याद करने वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे याद कर सकते हैं आप। इमली में कौन सा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों एसिड के आप नाम भी याद रख सकते हैं, तो टार्ट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी अपन ने पढ़ा था प्रबल क्षार है, इसकी पीएच कितनी थी, 14 थी। ये भी आपको साथ साथ में रिवीजन करते रहना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है, किस अभिक्रिया से किया जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड लेसन के आपको 5 या 6 तो वो सूत्र याद करने हैं, बेकिंग सोडा का, और अभी ऊपर अपन पढ़ के गए थे जिप्सम का, ये NaOH, ये हो गया। उसके अलावा अपने ऊपर अभी सूत्र देखे थे काफ़ी सारे, वो सारे सूत्र आपको, जैसे शुद्ध जल का पीएच वगैरह आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर याद करना है, जठर रस HCl के ऊपर याद करना है, कुछ एक तो आपको सूत्र याद करने हैं। उसके अलावा आपको ये क्लोर क्षार अभिक्रिया जो भी अपने पास में आई है ना, ये देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया,
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, क्लोर्स हार अभिक्रिया को चित्र वर्णन करके समझाइए। तो ये सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर्स हार प्रक्रिया के द्वारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए विरंजक चूर्ण व बेकिंग सोडा का सूत्र। ये देखिए कितने सारे सूत्र आ रहे हैं इसमें। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। अभी ऊपर पढ़ा था अपन ने कि इसमें क्रिस्टलीय जल नहीं पाया जाता। देखिए इसमें डॉट लगाने के बाद में कोई H2 डॉट H2 कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा है, इसलिए NaHCO3। उसके अलावा देखिए इसमें और कौन कौन से सूत्र हैं। ये देखिए ये जिप्सम का सूत्र है, इसमें भी 2H2 होता तो ये जिप्सम का सूत्र बन जाता। तो आपको ये सारे सूत्र याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, स्थायी और अस्थायी कठोरता। तो इसमें स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2। धोनी का सोडा, इससे याद रख सकते हैं। धोनी क्या करता है, धोते रहता है हमेशा, रन अच्छे बनाता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं धोनी का सोडा या धावन सोडा। धोनी ने कितने रन बनाए, 10 रन बनाए, 10 रन बनाए, इससे आपको याद रख सकते हैं Na2CO3.10H2O। तो धावन सोडा का सूत्र हो गया। ये क्या करता है, जल की स्थायी कठोरता। कठोरता से क्या होता है, जल में अगर जब अपन साबुन वगैरह यूज करते हैं तो उस दौरान झाग नहीं आता है, उससे पता चलता है कि वो जल कैसा है, कठोर जल है। और उसकी स्थायी रूप से स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, धावन सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र अभी पढ़ा था CaOCl2। तो वह रासायनिक पदार्थ कौन सा होगा जो कि क्लोरीन, अब इसने बता रखा है क्लोरीन तो अपने को लेना ही लेना है अलग से, तो वो कौन सा पदार्थ होगा, तो CaOH2 बुझा हुआ चूना। CaOH2 की क्रिया जब करवाई जाती है, CaOH2 की क्रिया करवाई जाती है तो क्या बन जाता है, CaOCl2 बनता है। इस प्रकार से विरंजक चूर्ण बनता है जो कि इसके बिन बुझे हुए चूने से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन आज का। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है HCl। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, उसके अंदर ये क्रिया करवाने पर कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच। अंडे का पिसा हुआ कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, CaCO3 का बना होता है। तो अंडे का कवच किसका बना होता है, एक बार वापस से बता देता हूँ मैं आपको। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे का कवच बना होता है। फिर उसको पीसा जाता है और उसमें से उससे क्रिया करवाकर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को कैसा कर देती है, दूधिया रंग का कर देती है। तो वो कौन सी होता है, किस प्रकार का होता है, वो HCl होता है उसके अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इससे पहले भी आपने जो टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट करवा रखी है MCQs वाली, वो अगर आपने नहीं की है तो वो भी जाके जरूर कीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।